देखिए, मेरा निवेदन है कि हॉल छोटा पड़ गया है अम्बेडकर वादियों की संख्या के सामने। जय भीम, जय भीम, जय भीम। साहब जोरदार तालियां खड़े होकर के बजाइए भाई। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जस्टिस केजरीवाल साहब से और उनके साथ सभी हमारे जो भी माननीय अतिथि हैं कि वो दीप प्रज्वलित करके और बाबा साहब की जो हमारी उस पर चित्र में पुष्पांजलि करके अपनी श्रद्धांजलि करेंगे। माननीय जस्टिस केजरीवाल साहब सभी अतिथि जस्टिस केजरीवाल साहब दीप जलाएंगे, प्रज्वलित करेंगे, बाबा साहब को पुष्पांजलि करेंगे और हमारे सभी अतिथि बारी बारी से भाई इधर आ जाएं, इधर जगह है, मेरा निवेदन स्वीकार करें, इधर आ जाएं, इधर बहुत जगह है। प्लीज कम दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड। इधर आ जाइए, जो बाहर गेट में इधर आ जाए, प्लीज कम दिस साइड। अरे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अरे इधर बैठेंगे यहाँ, आओ। चल चल खड़े हो जाओ, इधर से आना पड़ेगा। इधर आ जाए प्लीज, आगे आ जाए, आगे जगह खाली है, आ जाइए, आगे है, सीधे आ जाइए, जगह खाली है, इधर से घूम के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम नाश्ता पास्ता ना करके आए, मैंने नाम मिला, क्या हो गया? बतेरे नाश्ता जेब में रखा मेरे, 10,000 जेब में, तो महंगे कितना नाश्ता है? इतने काबिलियत तो बना दिए तो नाश्ता कर लेंगे बाहर। जी देखिए, मैं क्षमा चाहता हूँ कि जगह की व्यवस्था करने में चूक हो गई। हॉल बड़ा होना था, छोटा हो गया, लेकिन 2020 के अंदर विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम होगा। कहाँ होगा? विज्ञान भवन, 26 नवंबर 2020। अर्जुन राम मेघवाल साहब की अगुवाई में पहली डेट बुक कर रहा हूँ सर, अपनी डेट बुक कर लीजिएगा। है विज्ञान भवन, ठीक है? ताली का बजी लीजिए आप, विज्ञान भवन। आ जाओ, हमारे आओ तुम इधर, श्री राम हितेश जी गाजियाबाद से आप भी बैठो। हाँ इधर बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां, 90 साल की उम्र में हमारे बीच आए, जोरदार तालियां उनके लिए। जय भीम, नमो बुद्धस्स। ये अर्जुन राम मेघवाल है ना मंत्री। अब मैं
जो हमारी परंपरा है, अतिथियों का स्वागत होगा, अतिथियों को पगड़ी पहनाई जाएगी, शॉल पहनाया जाएगा, बुका दिया जाएगा। और इस कड़ी में मैं आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे एच हनुमंतप्पा साहब, क्योंकि 88 साल की उम्र मुझे लगता है कि सब साथियों, मैं भारतीय संविधान को सारी धार्मिक किताबों से महान मानता हूँ। मैं इसकी पूजा नहीं करता। मैं जहां भी मुझे समय मिलता है, देश में भी विदेश में भी, मैं इसका प्रचार करता हूँ। अगर आज मैं विदेश में हूँ की बदौलत और पढ़ लिख सका हूँ और बिजनेस में जा सका हूँ, तो केवल एंड केवल इसी संविधान की वजह से जा सका। मुझे याद है, मैं जब अपने माँ बाप की हालात देखता था बचपन में, और जब मैं आज अपनी हालात देखता हूँ, तो कई बार इस पे मैं विचार करता हूँ कि ये इतना बड़ा परिवर्तन जो 2-3 पीढ़ियों में आ गया, ये किसकी वजह से आया। हमारे पास लाखों करोड़ों देवी देवता, संत महंत, ना जाने क्या कुछ था हमारे पास, लेकिन हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर आए और बाबा साहब अम्बेडकर ने यह ऐलान किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह ऐलान किया, मैं सफाई कर्मचारी का बेटा जिसके हाथ में झाड़ू था कभी, कि हे सफाई कर्मचारी के बेटे, तू दुनिया की सफाई कर्मचारी रहने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैंने भारतीय संविधान लिख दिया और संविधान में हर एक आपको अधिकार दे दिया, तू जो भी चलना बनना चाहे आज बन सकता है। यही भारतीय संविधान की करामात है। तो मुझे लगा कि मुझे बाबा साहब ने जब ये कहा कि जय मैंने तेरे हाथ से झाड़ू छीन लिया और कलम पकड़ा दी, अब इस कलम से जितनी भी बढ़िया से बढ़िया अपनी तकदीर लिख सकता है लिख ले। और जिस दिन तू अपनी तकदीर लिखेगा, ये लक्ष्मी, ये सरस्वती, ये सब तेरे कदमों में पड़ी है। जय भीम, नमो बुद्धाय। कदमों में पड़ी होगी, क्योंकि हमें सदियों तक यही बताया गया कि हमने कोई पाप किए हैं, हमारे पुरखों ने कोई पाप किए हैं, इसीलिए हम गरीब, लाचार, पछड़े, अनपढ़ रह गए। मैं समझता हूँ कि अगर 2 पीढ़ियों में ये संविधान इतना अंतर ला सकता है, मान लो अगर 600 साल तक, 800 साल, 2000 साल पहले से ही हम आजाद होते, तो आज दुनिया पर राज करते हैं। और आज उन लोगों की पूरी कोशिश है कि इस संविधान के साथ धोखाधड़ी करी जाए, क्यों कि इसी संविधान की वजह से मेरे जैसे सफाई कर्मचारी बेटे के बेटे को दुनिया में एक अपना व्यापार करने का मौका मिला, एक मौका मिला। बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे कोई मंत्र नहीं दिया कि खुल जा सिम तू पढ़ जाएगा, तू मिट जाएगा, तू व्यापारी बन जाएगा, देश विदेश में घूमेगा, ऐसा कुछ नहीं दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि तेरे लिए स्कूल का रास्ता खुला है, स्कूल जाएगा, यूनिवर्सिटी का रास्ता खुला है, यूनिवर्सिटी जाएगा, जो भी प्रोफेशन अपना तय करेगा, उस प्रोफेशन के बाद जिस भी रास्ते पे चलेगा, व्यापार के रास्ते पे चलेगा, अच्छी जॉब पे रास्ते पे चलेगा, सारे के सारे खुले। एक मौका। और साथियों, जिस दिन बाबा साहब संविधान लिख रहे थे, एक हाथ में कलम और एक हाथ से थमाया हुआ संविधान लिख रहे थे, और इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा संविधान लिख दिया
आज करोड़ों लोग, हम तो जहां थोड़े ही हैं, आज करोड़ों लोग पढ़े लिखे उस संविधान को बचाने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहे। मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि इसी दिल्ली की संसद के सामने 8 नवंबर 2018 को संविधान को जलाया। मुझे दुख इस बात का नहीं कि संविधान को क्यों जलाया गया, उस संविधान में मेरे आने वाले बच्चों की, उस संविधान में मेरे आने वाले बच्चों की आशाओं की, सपनों की, सभी को आग लगा दी गई और हम देखते रह गए। आज हम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, करोड़ों में हैं। करोड़ों हाथ हैं हमारे पास, करोड़ों टांगे हैं चलने के लिए, फिर भी हम उस संविधान को बचाने के लिए सक्षम नहीं हुए। ये इस पे हमें विचार करना चाहिए। मेरे साथी ने कहा ना कि संविधान और सावधान, इस पे हमें सावधानी लेनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। और जब तक दुनिया में कहीं भी आप देखेंगे जिन लोगों को भी आज़ादी मिली है उन्होंने बहुत बलिदान सहे हैं और बहुत दुख के साथ गुजर के उनको आज़ादी मिली है। हम खुशकिस्मत हैं, मैं खुशकिस्मत हूँ पंजाब का वो बेटा जिसका नाम बाबा साहब के साथ कोई रिश्ता था, जिसका नाम बाबा साहब के साथ कोई खान पान जाति धर्म कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे सारे अधिकार दे दिए। इसलिए शायद मैं उन अधिकारों की इज्जत नहीं करता। अगर मेरी माँ बाप ने मुझे किसी प्रोटेस्ट में भेजा होता, मेरे ऊपर लाठीचार्ज होती, मेरी बाजू कट गई हो गई, टांगें टूट गई होती और मेरे घर में तस्वीर लगी होती कि ये माँ बाप तेरे माँ बाप हैं जो तेरी आज़ादी के लिए प्रोटेस्ट में गए और इनकी टांगें कट गई, इनके बाजू कट गए, तो मैं शायद उसकी कदर करता। हमारे घर में कोई ऐसी तस्वीर नहीं है, इसलिए हम उसकी कदर नहीं करते। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि बहुत से जो मान्यताएं हमने पाल रखी हैं, बहुत से देवी देवताओं को पीछे जो भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, कि सभी जहाँ थे। जब मेरी छाती के ऊपर पांव रख के एक और आदमी चल रहा था तब भी ये यही थे, लेकिन किसी ने मेरा पतन नहीं रोका। अगर मेरा पतन रोका और मुझे गिरे हुए को खड़ा किया, खड़ा करके चलने की और आगे बढ़ने की परमिशन दी, तो वो बाबा साहब बातें करेंगे। साथियों, मेरी एक बात याद रखिए, ये जो अपनी दौलत है ये भीम की बदौलत, ये जो अपना मान है, सम्मान है, इज्जत है, ये संविधान का वरदान है। इससे बड़ी बात और बाकी सभी साथी और आप सब जिन्होंने इस प्रोग्राम की शान बढ़ाई है। हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। 2-4 लफ्ज़ मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे कहूँगा। बाबा साहब ने खुद ही कहा था कि जो संविधान है वो अगर सिंपल भी हो और अगर उसको चलाने वाले सही हैं तो लोगों को उसका बहुत फायदा हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन बढ़िया से बढ़िया हो, लेकिन अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले ईमानदार नहीं हैं तो उसका कोई मायना नहीं है। अब हमने ये देखना है कि जो भारत का संविधान है उसको इम्प्लीमेंट करने वाले ईमानदार हैं या नहीं हैं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जब हम देखते हैं जो आर्टिकल 17 है उसमें छुआछूत खत्म कर दिया है और कॉन्स्टिट्यूशन बने को कितने साल हो गए हैं, क्या भारत से छुआछूत खत्म हो गया है? तो क्या इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट हुआ है? 51A जो धारा है उसमें कहा गया है कि भारत को साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाया जाएगा। इसका मतलब तो आप समझते हैं ना। लेकिन जब सुबह उठते हैं
जो 35-36 चैनल है वहाँ पे आपको भविष्य बनाया जाता है और भगवान से बनाने की बातें की जाती हैं। बहुत दुख की बात है। बाबा साहब ने आर्टिकल 340 बनाया कि जो यहाँ के ओबीसी लोग हैं उनकी जरूरत के लिहाज से जो प्रेसिडेंट है उसको हक होगा कि वो कमेटी बना के उनको रिजर्वेशन दे सकता है। नेहरू जी ने, मुरारजी देसाई जी ने उसको बाहर ही नहीं निकलने दिया और जब बीपी सिंह ने निकाला तो उसको अपनी जो पोजीशन थी वो लूज करनी पड़ी। अगर आज मंडल कमीशन की वजह से जो 52% लोग हैं उनको सिर्फ 27% दिया गया, क्या ये इंसाफ है? ये कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन है? मेरे सिख भाई जहाँ बैठे हैं ये पिछले 70 साल से बहुत शोर मचा रहे हैं। हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने हमें हिंदू बना दिया है। अरे भाई 2-4 लफ्ज पढ़ के तो देख लो, कहीं पर भी बाबा साहब ने आपको हिंदू नहीं बनाया। आप बनना चाहते हो तो उसमें बाबा साहब का दोष नहीं है। जो बाबा साहब ने 25B जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में 25B धारण की है तो सारा पढ़ के सुनाने का मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन जो उसमें जो स्पष्टीकरण बाबा साहब ने किया है एक, तो वो क्या लिखते हैं मेरे सिख भाइयों ध्यान से सुनना, अगर फिर भी समझ नहीं पड़ा तो बाद में मेरे से बात करो। The wearing and carrying of kirpan, ये जो लफ्ज़ मैं ऐसे कह रहा हूँ इसको बाद में बताऊंगा। Carrying and wearing of kirpan shall be deemed to be included in the profession of the Sikh religion। वहाँ सिक्स नहीं लिखा, सिख रिलीजन लिखा है। इसको पढ़ के देखो तो बाबा साहब ने कभी ऐसा नहीं कहा कि जो सिख है वो हिंदू है या बौद्ध हिंदू है, लेकिन बाबा साहब ने जो कहा है, उन्होंने जो जब आर्टिकल शुरू किया उसमें ये कहा था कि जो हिंदुओं की धार्मिक और सोशल जगह है वहाँ पे वो किसी भी हिंदू को जाने से रोक नहीं सकते। उसी तरह जो सिख, जैन और बुद्धिस्ट हैं वो भी रोक नहीं सकते। तो कभी भी बाबा साहब ने सिखों को हिंदू नहीं कहा। अगर इनको बनना है जैसे मैंने पहले कहा वो इनकी मर्जी है। टाइम कितना है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बात मैं जो आपको साफ कहने देना चाहता हूँ, मुझे पता है कि भारत में बाबा साहब के नाम को दबाया जा रहा है। वो बाबा साहब के नाम को उनको दबाने देना नहीं चाहते, लेकिन बाहर के देशों में मैं बाहर रहता हूँ। कौन सा देश में आपको कहूँ जहाँ पर बाबा साहब का स्टैच्यू नहीं है? क्या लंदन की स्कूल ऑफ इकोनॉमिक है? क्या ग्रेस इन है? क्या इंडिया हाउस है? क्या कोलंबिया यूनिवर्सिटी है? क्या कनाडा में साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी है? जापान में चाहे वहाँ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर बाबा साहब के स्टैच्यू लग रहे हैं। मैं किसी महात्मा के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जिनके स्टैच्यू पैसे लेकर यहाँ के ब्राह्मणवादी लोग लगाते हैं, आपने अफ्रीका में गाना सुना होगा, वहाँ पर गांधी का स्टैच्यू हटा दिया गया है और वो मांग कर रहे हैं कि हमें बाबा साहब का स्टैच्यू चाहिए। और अशावा यूनिवर्सिटी ने वहाँ के स्टूडेंटों ने भी लिख कर दिया है कि जो गांधी का स्टैच्यू है यहाँ से हटाना चाहिए। हमारे मैं कोई राजनीतिक नेता नहीं हूँ, मुझे वोट नहीं चाहिए, आप ताली नहीं भी जाओगे तो मेरा मन खुश हो जाएगा। और अभी परसों हमारे इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर में 25 तारीख को गांधी का स्टैच्यू लग रहा है, तो हमारे भीम सैनियों ने वहां जाकर डेमोन्स्ट्रेशन किया कि गांधी का स्टैच्यू वहां पे नहीं लग रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक वो सूर्य है जिसकी रोशनी को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जय भीम। लेकिन जैसे हाथी चलता है
एक बुद्धि जिसकी मत बुद्धि होती है वो एक डंडा सामने फेंक के हाथी को रोकना चाहता है। हमारे बाबा साहब की मूवमेंट तो हाथी की तरह है, जो उसके आगे डंडा फेंकेगा उससे वो रुकने वाली नहीं है। आप यहाँ रणभूमि में काम कर रहे हैं, हम बाहर जहाँ पर भी अम्बेडकरी है, मैंने एक दिन गिना था 35 देशों में 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 35 देशों में। तो जैसा हमने बचपन में कहावत सुनी थी कि जो हाथी है वो जिंदा 1 लाख का होता है, मरने के बाद 1.25 लाख का हो जाता है। हमारे बाबा साहब हमने नहीं है, अब उनकी जो कीमत है, जो लोग उनको जानते हैं, जब वो जिंदा थे उससे कहीं ज़्यादा है और ये आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। एक बात, 2 बातें करके मैं बात खत्म कर दूंगा। जब हम कभी कभी लोगों से यहाँ बात करते हैं तो वो बड़े भोला सा मुंह बनाकर कह देते हैं कि देखो जी, भारत अगर गुलाम हुआ, अगर कहीं पे विदेशी हमले हुए तो वो बौद्ध धर्म की अहिंसा की वजह से। ये बात बिल्कुल गलत है। हम चैलेंज करके कहते हैं कि जो हमारा आखिरी बुद्धिस्ट सम्राट था हर्षवर्धन, उसकी मृत्यु 647 में हुई और भारत पे सबसे पहला हमला कब हुआ? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने पहला हमला किया। 65 ईयर, 65 कहते हैं ना, तो 65 साल बाद हमला हुआ। जब हमने 1000 साल राज किया, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर हर्षवर्धन तक, मैं चैलेंज करता हूँ मुझे कोई आकर बताए कि कौन से विदेशी ने आक्रमण किया। किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो ये जो संत वगैरह गलत है। थाईलैंड एक छोटा सा देश है, मैं 4-5 बार वहाँ जाता हूँ। आज तक चाइना ने हमला किया, जापान ने किया, लेकिन एक बुद्धिस्ट छोटा सा देश थाईलैंड है, उसको कोई गुलाम नहीं बना सका। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भगवान बुद्ध की जो फिलॉसफी है वो काम करती है। वहाँ ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय ने ही लड़ना है, बाकी जो 75% लोग हैं वो बैठकर देखेंगे। आपने वियतनाम को सुना होगा, दुनिया की जो नंबर 1 सुपर पावर है अमेरिका, 25 साल वहाँ पे लगते रहे, लेकिन जब उनका कहीं ठिकाना नहीं हुआ तो 25 साल के बाद जो अमेरिका है, पंजाबी ने खजाजियों को थुक लगा के वो वहाँ से भागे। वहाँ कौन थे? वहाँ हमारे बुद्धिस्ट भाई थे। तो वो 22-25 साल उनसे लड़ाई की। और जापान को आप जानते हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, जब तक हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने बम नहीं फेंके तो वो ठंडे नहीं पड़ रहे थे। आज जो जापान है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है, दुनिया में सबसे आगे है। क्यों? क्योंकि वो भी एक बुद्धिस्ट कंट्री है। तो ऐसी बात नहीं है, हम बड़े बहादुर हैं, हम बड़े योद्धे हैं। और यहाँ दिमाग की बात भी आती है ना, जब बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जो अपने आप लाइसेंस लेकर बैठे हैं दिमाग का, वो क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशन लिख सके? क्योंकि हमारे बाबा साहब भी, हम जैसा मैंने पहले कहा, हम बहुत ताकतवर हैं, हम बलवान हैं। हमारी ताकत को देखते हुए बाबा साहब ने कहा, जब बाबा साहब ने RPI का सिंबल हाथी रखा तो बाबा साहब से पूछा कि हाथी का निशान क्यों रखा? तो बाबा साहब ने कहा कि ये मेरे लोगों के लिए एक मैसेज है कि वो भी हाथी की तरह बहुत बलवान है, लेकिन वो उठते आधा घंटा लगा देते हैं। लेकिन अगर एक बार उठ गए और जो सामने वृक्ष आया तो ऐसे नहीं जाएंगे ना, ऐसे ही जाएंगे, उस वृक्ष को मसल के फिर आगे जाएंगे। इसलिए उसका निशान रखा है। तो बाबा साहब ने हमारी ताकत को देखते हुए क्या कहा? इंग्लिश में बाबा साहब ने कहा, यानी आपकी ओर, मेरी ओर इशारा करके, कि दे आर स्लीपिंग वल्केनो, दे आर स्लीपिंग वल्केनो, द डे दे अराइज होल एशिया विल कैच फायर। बाबा साहब क्या कहते हैं? क्योंकि मेरे लोग, मेरे नौजवान, ये एक सोया हुआ ज्वालामुखी है। जिस दिन ये उठ के खड़े हो गए, भारत तो क्या सारे एशिया में आग लगा कर रख दी। जय हिंद, जय भारत। किसकी वजह से है? आज हमारे मेघवाल साहब भारत सरकार में हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं? माननीय हमारे कोविंद साहब भारत के राष्ट्रपति किसकी वजह से हैं? सही है ना? और हम और आप भी बाबा साहब की वजह से ही हैं। लेकिन एक कहावत याद दिलाता हूँ, बुरा देखन में चला और बुरा न मिला कोई, ये आपा तू खोज रहे।
समझ में आती है? एक अपील करूं आपसे, कोई दो आदमी आपस में प्यार नहीं करते समाज के, सही कह रहा है। एक दूसरे के खोदने में लगे हुए हैं। यही तो है मेन मैं प्रॉब्लम। मुझे एक चैम्बर दे रखा बाबा सामने करौट पे, वहां बैठता हूं, दो आदमी एक साथ आते हैं, इसका ये काम होना चाहिए। बराबर में एक चैम्बर में टॉयलेट है, एक आदमी टॉयलेट करने जाता है, दूसरा कहता है इसका नहीं कराना सर, मेरा करा देना। ये बाई में कह सर, झूठ नहीं बोला जो होता है। और पहले कहता है इसका कराना है, और जैसे वो जाएगा कहना मेरा करा देना। और एक ही साथ राजस्थान से एक ही गाड़ी में चल के आते हैं, एक ही साथ लखनऊ से एक ट्रेन में बैठ के आते हैं। दो आदमी प्यार करो, क्या करोगे? प्यार करो। संविधान को डेडिकेट कर, दो आदमी प्यार करो, दोनों आदमी आपस में प्यार करो। देखिए समाज में क्या बदलाव आएगा, क्या आनंद आएगा। बुराई करनी छोड़ोगे, अरे बुराई करनी छोड़ोगे आपस में, एक दूसरे की शिकायत करनी छोड़ोगे, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान रखोगे और एक दूसरे के प्रति अपनापन और सद्भाव पैदा करोगे, तो मुझे लगता है एक अच्छा समाज पैदा होगा और बाबा साहब का सपना साकार होगा। सही है? हम दूसरों की खोजने में लगे हुए हैं, अपनी खोजते ही नहीं है। मैं तो अपने आप से पूछता हूं आज मैंने क्या किया। मैं बड़े गर्व के गौरव की बात है कि बीकानेर लोकसभा से लगातार सांसद चुनना, आईएएस की नौकरी पूरी करने के बाद, और भारत सरकार में दूसरी जो गवर्नमेंट आई है, भी दूसरी बार सरकार बनी है, उसमें माननीय मेघवाल साहब को फिर 4-5 विभागों का मंत्रालय उनको दिया गया, कार्यभार दिया गया। उनकी योग्यता, उनकी कर्मठता, और साथ साथ वो एक ऐसे शख्स हैं कि सरकार और समाज के साथ भी बराबर संतुलन बनाने का काम करते हैं। जोरदार ताली होनी चाहिए इस बात के लिए, क्योंकि सरकार में रहकर समाज के साथ संतुलन बनाना बहुत बड़ी चुनौती है। बट इस चुनौती को हमारे मेघवाल साहब ने बाखूबी निभाया है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं भारत सरकार के, जो आज हमारे इस 70वें संविधान दिवस को भारत सरकार की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माननीय मेघवाल साहब, आप खड़े होकर जोरदार ताली ऐसी बजनी चाहिए कि इसकी पूरी लोकसभा तक जानी चाहिए। माननीय मेघवाल जी के लिए जोरदार ताली। जोरदार नारा लगाइए। तो मैंने 4 बार खड़े हो जाओ। थोड़ा और जोर से लगाइए। जय भीम, जय भीम, जय भीम। अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय महासंघ और उसके हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्रीमान केपी चौधरी साहब और उनकी टीम द्वारा आयोजित किया गया ये कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पास में जिस तरह से बाबा साहब को इन्होंने केपी चौधरी साहब ने और उनकी टीम ने दिखाया है, मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और वंदन करता हूँ। मैं थोड़े 2-3 गंभीर विषय सुनूंगा। सीख लेने की जरूरत है साथियों, सीखने की जरूरत है। LIC के एसोसिएशन से मैं चाहूँगा अपने सभी जो हमारे फेडरेशन के सभी सदस्य एसोसिएशन हैं वो भी इसी तरह से तरक्की करें और अपने एसोसिएशन को मजबूत करके एक उत्तम स्तर पर लेकर जाए। धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे ले जाते हुए LIC के जो हमारे रीजनल मार्केटिंग है, क्योंकि LIC ने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है, आपको जानकर खुशी होगी। इस प्रोग्राम के लिए 2.5 लाख रुपया LIC ने स्पॉन्सर किया। जो LIC के लिए तो आगे
आज के दिन सोनी साहब हमारे टीचर हमारे सगे भाई जैसे हैं, आएंगे 2 शब्द कहेंगे LIC की तरफ से, जोरदार तालियां होती है। नमस्कार साथियों, मंच पर आसीन हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे चीफ जस्टिस, हमारे और बहुत सीनियर अधिकारीगण, KP चौधरी साहब और समस्त भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम तो मैं भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आज की इस वेल ऑर्गेनाइज मीटिंग के लिए KP चौधरी साहब को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, मैं क्योंकि आपके सामने बहुत सीनियर लोग बैठे हुए हैं, मैं ज़्यादा लंबी बातें नहीं करूँगा, तो मैं केवल इतना कहना चाहूँगा वो जो मेन जो से बोल रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं, विश्वास और जो भावनाएं लेकर चल रही है, वही तो ऑर्गेनाइजर हैं, जो भी तो उन्हीं की देखो KP चौधरी जिंदाबाद के बार पूरा देश एक समान है। हर नागरिक, हर भाई, हर बहन हमारे लिए वही करते हैं जो कि पूरी दुनिया में हम चाहते हैं कि वो लोग करें। एक संदेश जो हमेशा हम लोग अपने बच्चों को देना चाहते हैं, मैं अपनी तरफ से KP चौधरी साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि बच्चों के लिए उन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम करा है कि एजुकेशन इज द बेस्ट इक्विलाइजर। और जहाँ जहाँ हमारी शिक्षा पहुँची है, जहाँ जहाँ जिन जिन गाँवों तक शिक्षा पहुँची है, उन गाँवों तक हमने देखा है कि समाज की जितनी कुरीतियाँ हैं वो समाप्त हो गई है। मैं चाहता हूँ कि ये संदेश को, क्योंकि आप में से कई लोग, क्योंकि मैं जिस गाँव से आता हूँ, मैं चाहूँगा कि आप लोग जब अपने पुराने गांव में जाएं, पुराने शहर में जाएं, इस भावना को जरूर बढ़ाएं कि एजुकेशन इज द बेस्ट इक्वलाइजर और हर बच्चे को, हर बच्ची को एक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो पुनः अपनी तरफ से ढेर सारा धन्यवाद। इस कड़ी में महासंघ ने पिछले दिनों जो अपनी जिम्मेदारी निभाई है, मेघवाल साहब, एक बच्ची इंटरनेशनल लेवल पर डांस कंपटीशन में सेलेक्ट हुई अभी पिछले 2 महीने पहले, उसको जाने के लिए पैसे नहीं थे और वो बच्ची जब महासंघ के पास में आई तो महासंघ के द्वारा उसको 65,000 रुपये का सहयोग दिया गया। और मुझे बताते बड़ी खुशी है कि वो बच्ची हमारी थाईलैंड गई और थाईलैंड से पूरे वर्ल्ड में 3रा स्थान प्राप्त करके आई। जोरदार तालियां। और वो बेटी खड़ी हो जाए, यहाँ पर है बेटी मौजूद है, वो खड़ी हो जाए 1 मिनट के लिए। जोरदार भावना गौतम के लिए जोरदार तालियां। वर्ल्ड में 3रा स्थान प्राप्त कर दी है। अभी एक हमारी बेटी जिसका नाम पूजा है, वो ओलंपिक खेलने जा रही है, उसके पास में जूते नहीं थे दौड़ने के लिए। महासंघ के द्वारा पिछले दिनों 50,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिया गया और वो बेटी ने कहा कि मैं ओलंपिक के गोल्ड मेडल जीतकर अपना समाज का नाम रोशन करूंगी। एक बेटी हमारी IIT में सेलेक्ट हुई, गरीब घर की थी, उसके पास में फीस के पैसे नहीं थे। महासंघ के द्वारा उसको 30,000 रुपये का आर्थिक सहयोग देकर उसकी फीस का इंतजाम कराया गया। अभी जो 21 अगस्त को अभी जो हमारा तुगलकाबाद मंदिर की मुक्ति के लिए आंदोलन हुआ था, पूरे देश के जो लोग हमारे आए थे, उनके खाने की व्यवस्था जब नहीं हुई तो महासंघ के द्वारा 50,000 रुपये देकर के सारे देशवासियों के लिए खाने की व्यवस्था हम लोगों ने कराई। और समय समय पर अगर कोई भी व्यक्ति महासंघ के पास आया है तो महासंघ ने उसको हर प्रकार का सहयोग देने की कोशिश की है। अगर कोई जरूरतमंद बच्चा ऐसा हो कि जिसकी फीस ना जा रही हो, जो ब्रिलियंट हो, जो बच्चा आगे पढ़ना चाहता हो, उसके लिए महासंघ 24 घंटे तैयार है, उसको हर प्रकार का सहयोग प्रदान करेगा। तो इस कड़ी में मैं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन झाला साहब को इन्वाइट करूंगा कि वो भी अपना संबोधन करें। जोरदार तालियां। झाला साहब, चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। मैंने साहब के श्री चरणों में वंदन करते हुए आज ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से 70वां कॉन्स्टिट्यूशन दिवस के उपलक्ष्य में आज का ये इंटरनेशनल हमारा सेमिनार जो हो रहा है, हमारे बीच बैठे हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, कोई आदमी किसी प्रधानमंत्री जी से मिलने जाए और वो लॉजिकल नहीं बोलेगा, कितनी देर सुनेगा सर?
कितनी देर सुना? कोई प्रधानमंत्री हो ना साहब, हमने इस देश में कई प्रधानमंत्री देखे हैं। तो आज हमारे इस समारोह की जो शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे जस्टिस के.जी. बालाकृष्ण साहब, हमारे जो फेडरेशन के एक्स चेयरमैन रहे हनुमंत थप्पा साहब, इन्होंने भी बड़ा योगदान दिया है। इन दोनों जो हमारे समाज के अग्रज हैं आज एक अध्यक्षता कर रहे हैं, शोभा बढ़ा रहे हैं। आप जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। हमारे सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष मनोज जाला साहब, लंदन से आए एच.एल. वर्दी जी, न्यूयॉर्क से आए श्री वदन साहब, लंदन से आए एम.एस. बैल साहब, भास्कर जी, रस्तोगी जी LI से, मॉरिशस से यशनी मेघन जी आए हैं मॉरिशस से, और हमारे हरनोटिया जी बहुत, ये भी बहुत रेलवे में संघर्ष करते रहते हैं, देखता रहता हूँ। हरनोटिया जी के लिए भी आज बाकी अशोक जी और गौरव साहब नहीं आएगा। वाह फंक्शन चेन्नई में। हमारे सुबेश चंद्र राम जो प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स है, जो हमारे KP चौधरी साहब की टीम है, उसमें राजेंद्र प्रसाद जी, भारती जी, सुरेंद्र जी और सभी टीम के, और आप भी सब टीम के ही भाग हैं, सम्मानित मंच, और आपको सबको बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन। अब मैं आपको सिर्फ 10-15 मिनट लूंगा, चिंतन आपको करना है कि कैसे चल रहा है सिस्टम। ये संविधान दिवस बाबा साहब ने लास्ट भाषण कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में दिया, वो था 25 नवंबर 1949। आपको ध्यान रखना चाहिए, वो भाषण बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने भी नहीं पढ़ा उसको पढ़िएगा। 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक भाषण दिया था, और वो भाषण आने वाली सरकारों को चेता भी गया, आने वाली सरकारों को आगाह भी कर गया, और वो भाषण आज भी उपयोगी है। कोई भाषण दिया जाता है साल एक भर उपयोगी रहता है, लेकिन उस भाषण की चर्चा जब कभी भी बाबा साहब के प्रति अच्छे भाव रखने वाले कोई भी संसद सदस्य किसी पार्टी के हों, किसी दल, संविधान सभा में एक ऐसी डिबेट, एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पे ट्रेंड ले रही थी जब ऐसा कहा जा रहा था कि कोई बड़ा आदमी है जिसको सर की उपाधि है, वो वोट तो एक कास्ट करे और उसके वोट गिने जाए 1000, क्योंकि एक वैसी चर्चा थी कि महिलाओं को अभी आप वोट का अधिकार मत दो। तो बोला आबादी 35 या 40 करोड़ है तो उसको कैसे काउंट करोगे? तो ऐसी डिबेट थी। या कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है, उसको आप वोट देने का एक का अधिकार दो और काउंट करो 500। मैं आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं कितना बड़ा काम कर गए बाबा साहब हमारे लिए। मैं एक जगह कलेक्टर था तो कई लोगों ने कहा साहब हम वोट नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे। मैंने जाकर के वहीं यही भाषण दिया, ये वोट का अधिकार है इसलिए सब लोग आपके पास आ रहे हैं। भाई ये वोट का अधिकार नहीं होता तो पता नहीं कौन आपके पास आता या नहीं आता। इसलिए वोट का अधिकार तो बड़ी मुश्किल से बाबा साहब ने सबको एक साथ दिलाया। अमीर हो, गरीब हो, सेठ हो, साहूकार हो, राजा हो, रंक हो, सबको एक साथ दिलाया। और कोई भी कितना ही बड़ा आदमी क्यों नहीं हो, उस समय तो प्रिंसेस भी तो थी ना हमारे यहाँ, 562 हमारे यहाँ राज्य थे। अब राजा भी वोट दे रहा तो उसका भी एक ही गिना जाएगा। और उस राजा में कोई सफाई कर्मचारी है वो भी वोट दे रहा तो उसका भी। तो ये कोई छोटी बात करके गए क्या बाबा साहब? इसलिए उन्होंने कहा मैं राजनीतिक समानता ला रहा हूं। राजनीतिक समानता आ भी जाएगी, मुझे लगता है आ भी जाएगी। तो 26 जनवरी 1950 पॉलिटिकल इक्वलिटी का दिन। एक आदमी एक वोट देगा, एक गिना जाएगा। अब एक और विषय आया वहां, ये बाबा साहब को हमने सीमित कर दिया खाली भाई दलित समाज के लिए काम किया होगा। अरे ये बताओ मुझे, एक वोट का सबको अधिकार देंगे तो क्या खाली दलित समाज को ही देंगे? गरीब और समाज में भी रहे होंगे ना लोग, मजदूर और समाज में भी रहे होंगे ना लोग, उनको नहीं देंगे क्या? सबको देंगे। अब आ जाओ महिलाओं का,
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में महिलाओं को अभी मत वोट का अधिकार मत दो, ये डिबेट चल रही थी। और इस डिबेट में मैं देखिए टेक्निकल विषय लूंगा, मैं मेरी लाइन से चलूंगा, 10-15 मिनट सुनना, मुझे बियर करना, और आपको लगे कि मैं आपको बोर कर रहा हूं तो मुझे बता देना, मैं बीच में आपको बैठा सकता हूं, ठीक है ना। मैं लिख लूंगा टेक्निकल विषय। अब उसमें लोगों ने कहा नहीं अभी मत दो जी महिलाओं को अधिकार। अमेरिका ने भी लेट दिया महिलाओं का अधिकार, इंग्लैंड ने भी लेट दिया, तो बाबा साहब खड़े हुए संविधान में। सम्मिलित करें, मैं माननीय सुबच्चन राम जी को कहूंगा, वरिष्ठ IRS अधिकारी, चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स इलाहाबाद और वरिष्ठ समाज सेवी, वो आएंगे, वो भी अपना स्वागत संबोधन संक्षिप्त में रखेंगे। सुबच्चन राम जी जोरदार तालियां होंगे। साथियों,